स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और सभी साथी वीएसटीसी के काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। आज आपका पेपर लगा पहला बच्चे और बचपन का। मुझे स्कोर मिला कि सभी बच्चों का बहुत अच्छा पेपर गया था। हमारे यहाँ से बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी विस्तार से मुख्य प्रश्नों की 2 वीडियो डाल रखी हैं। प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके देखेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज का मैं आपको मॉडल पेपर बता रहा हूँ। इस मॉडल पेपर से आपको पढ़ करके जाना है और देखते हैं कल के पेपर में आपको इसमें से कितने प्रश्न मिलते हैं। ठीक है ना। तो शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या प्रश्न पत्र का नाम है। दूसरा प्रश्न पत्र है, 70 नंबर का पूर्णांक है। चलेगा, शुरुआत करते हैं हम आज के प्रश्न की। तो यहाँ पर मदरसों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम साथियों अरबी भाषा थी। याद रख लेना अगर प्रश्न आए तो। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है, स्वामी विवेकानंद के दर्शन का आधार क्या है? तो याद रखेंगे उपनिषद और वेदांत। ये दोनों ही स्वामी विवेकानंद के दर्शन का आधार थे, वेदांत और उपनिषद। याद रखना आप लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है कि रूसों ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया? तो याद रखना साथियों, रूसों ने निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन किया। ये हमेशा नेगेटिव शिक्षा को सपोर्ट करते थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेगेटिव शिक्षा को यानी निषेधात्मक शिक्षा को इन्होंने समर्थन किया था रूसों ने। और इनकी पुस्तक का नाम आप लोग से बार बार पूछा जाता है। याद रखना कौन सी है? ईमाइल पुस्तक का नाम है। कौन सी है? ईमाइल इनकी पुस्तक का नाम है। बहुत फेवरेट पुस्तक है इनकी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको ये दिखाया जा रहा है कि पाठ्यचर्या का प्रमुख आधार क्या है? तो आपको याद रखना पाठ्यचर्या का प्रमुख आधार है दार्शनिक आधार। कौन सा है? दार्शनिक आधार। ऑप्शन बी कर लेंगे। और बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि शिक्षा एक त्रैमुखी प्रक्रिया है। और ये विचार किसका है? तो दोस्तों याद रखना जॉन डीवी का है। जॉन डीवी का है। इन्होंने एक कथन और कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो कोरी स्लेट होते हैं, उन पर हम जैसा लिखते हैं वैसा छप जाता है। यानी कि बच्चे जो होते हैं वो कोरी स्लेट होते हैं, इसलिए बच्चे को क्या बोला जाता है? टेबुला रासा कहा जाता है। तो ये भी जॉन डीवी का कथन है, आपको याद रखना है। शिक्षा एक त्रैमुखी प्रक्रिया है, ये विचार जॉन डीवी का था। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, उत्तर आप लोग 1 वीक सीरीज उठा लेंगे। कौन सी सीरीज उठाएंगे? 1 वीक सीरीज उठाएंगे। राजहंस की 1 वीक सीरीज। कहाँ से? राजहंस की 1 वीक सीरीज उठाएंगे। ओके। और आप लोग इसको देखेंगे। और मैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है। राजहंस की 1 वीक सीरीज को आप लोग उसको जाकर के अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। मुख्य प्रश्नों की वीडियो जरूर देखना है। उन दोनों वीडियो को आप लोग अच्छे से, आधे आधे घंटे की वीडियो है, 30-30 मिनट का, आप लोग 1 घंटे भी पढ़ेंगे। दोनों वीडियो को एक बार नहीं 2 बार समझिएगा, आपको अच्छे से याद होगा। और अगला प्रश्न है आपका 6वां, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है? जैन दर्शन के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है? आपको यहाँ से प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक क्या मिलेंगे? अति लघुतरात्मक प्रश्न है साथियों, जिनका उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देना है। याद रखना। ओके। आप लोग जनरली जानते भी हैं कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और जैन दर्शन के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है। यहाँ से जैन दर्शन का भी पूछ सकता है, आपसे ईसाई दर्शन का पूछ सकता है, आपसे मुस्लिम संप्रदाय के बारे में भी पूछ सकता है कि मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार शिक्षा क्या होती है। तो याद रखना। अगला प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार एक शिक्षक के लिए अनुशासन किस प्रकार आवश्यक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना है आपको। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाउले फेरे के अनुसार शिक्षित होने का अर्थ क्या है? पाउले फेरे जो है, इनका पाउले फेरे का सिद्धांत आप लोग पढ़ के जाएंगे अपनी सीरीज में से। और मैंने वीडियो जो बनाए हैं उसमें भी पाउले फेरे के बारे में बहुत अच्छा बताया प्रश्न, उस प्रश्न को भी आप लोग पढ़ के जाएंगे। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या की प्रक्रिया के प्रमुख सोपान कौन कौन से? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मोस्ट प्रश्न, याद रखना। आ सकता है कल का ये गेस्ट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। चलेगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञान को परखने की प्रमुख कसौटियों का उल्लेख करते हुए उनकी समीक्षा भी कीजिए। मतलब उनको लिखना है, उनको वर्णन करना है कि ज्ञान को परखने की कौन कौन सी कसौटियां हैं। कसौटियों का मतलब होता है साथियों कौन कौन से तरीके हैं परखने के। ओके। अगला प्रश्न है, ईसाई शिक्षा प्रणाली व आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर विवेचनात्मक वर्णन कीजिएगा। यानी कि ईसाई शिक्षा प्रणाली क्या होती है और आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्या होती है, इन दोनों में तुलनात्मक अंतर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, चलिए बहुत बढ़िया, सब लाइक कर दीजिएगा बिल्कुल, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और रात में पूरा फैला दो इसको पूरे बच्चों में कि मुस्लिम शिक्षा के उन तत्वों का उल्लेख करो जो आधुनिक भारतीय शिक्षा में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 19 तक, 13 से लेकर के 19 तक आपको 3-3 अंक के प्रश्न मिलेंगे। ओके।
चलिए भाई पढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका ये है 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन को अब हम देखेंगे कि क्रमिक शिक्षण विधि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से। देखिएगा इनके मैं उत्तर नहीं जानता, याद रखना मैं बीएसटीसी नहीं कर रहा, फिलहाल मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से किसी भी कंडीशन में पढ़ करके जाएँ, कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न आपको याद हो जाएं तो आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। आज का जब पेपर लगा था बच्चों के लिए तो मेरे को कमेंट और रिप्लाई आया था कि उनका पेपर बहुत शानदार रहा था, बच्चों का पेपर बहुत अच्छा रहा था। बच्चों के 50 से लेकर के और 60 नंबर के बीच में बच्चों के आ रहे हैं। 70 नंबर का पेपर था, उसमें से 50 से 60 के बीच में बच्चों के नंबर आ रहे हैं साथियों। तो मैंने पोल लगाकर देखा, बहुत अच्छा पेपर था आज का। चलिए, और सभी के सभी प्रश्न हमारी वीडियो से आए थे। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचारों पर टिप्पणी लिखिए। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचारों पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। अगर आपसे स्वामी विवेकानंद के साथ साथ साथियों आपको डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी पढ़ के जाना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है पाठ्यचर्या की नवीन अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। पाठ्यचर्या के सोपान और पाठ्यचर्या की नवीन अवधारणा दोनों प्रश्न आ चुके हैं, याद रखना आपको एग्जाम में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन शिक्षा बालक के विकास के लिए कितनी उपयोगी है, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। साथियों याद रखना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आपको एक प्रश्न एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा। मैं लिख करके दे देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, याद रखना इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। इनमें से आपको ये 3 प्रश्न हैं, इनमें से आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, याद रख लेना मेरी बात, मैं आपको कल बताऊंगा फिर। चलिए अगला प्रश्न है चेकलिस्ट क्या है, कैसे संधारित की जाती है, वह कितनी उपयोगी है। चेकलिस्ट बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग याद करके जाएंगे चेकलिस्ट क्या है भैया, बहुत अच्छी तरीके से चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, ये इसका क्या क्या उपयोग है। ओके, अगला प्रश्न है रूसों ने शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य माने हैं और क्या वे उद्देश्य वर्तमान में प्रासंगिक हैं। क्या ये उद्देश्य जो है वर्तमान में कितना स्पष्ट मानते हैं, कितना ये तालमेल खाते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर जोर दिया गया है। प्रश्न याद रख के जाना। अगला प्रश्न याद रखना इस चीज़ को भी, यथार्थवाद यथार्थवाद याद रखना, ये 2 प्रश्न आपको याद रखने। एक तो यथार्थवाद का, इससे आप क्या समझते हैं, एक शिक्षक की इसमें अपनी भूमिका सफल निर्वहन कैसे कर सकता है। एक प्रश्न तो यह है साथियों, यहाँ पर इस प्रश्न को यहाँ पे पुटअप किया है। दूसरा प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, प्राकार्यवाद, प्राकार्यवाद कह लो चाहे निमित्तवाद कह लो, ठीक है ना। इन दोनों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। अगर आप लोग इन दोनों प्रश्नों को पढ़ के चले गए तो आपको एक एग्जाम में जरूर मिलेगा, मैं दावे के साथ में कहता हूं। अगर एग्जाम में इन दोनों से अलग कोई भी डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाता है तो आपको करना क्या है, चाहे कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन आए आप तो इन दोनों को छाप देना मेरे साथियों, आपका प्रश्न गलत नहीं माना जाएगा। कोई एग्जाम लेती कॉपी बारीकी से चेक नहीं करता, मैं लिख के दे देता हूँ, आप लोग 100% पास हो जाओगे। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, लगातार पिछले 4 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ एसटीसी वाले बच्चों के लिए, तो इतना तो मुझे अनुभव है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर ज्ञानार्जन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। और इसी के अथवा में अगला प्रश्न आपको है, इन 2 प्रश्न दिए हैं यहाँ पर अथवा में, उनमें से केवल आपको क्या करना है, केवल एक प्रश्न करना है। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों के दोनों प्रश्नों को छाप के आ जाए, गलत, ठीक है ना। समाज में वे कौन सी परंपराएं प्रचलित हैं जो महात्मा बुद्ध की दृष्टि से अनुचित थी, आपके विचार से इनको दूर करने का कौन सा मार्ग उचित हो सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोनों, और दोनों को याद करके जाना है, क्या पता दोनों में से कोई एक आ जाए तो। और लेकिन एग्जाम में जब आपको अथवा में प्रश्न आता है तो आपको केवल एक ही एग्जाम में करना होगा। ओके, अगला प्रश्न है इसी तरीके से 22वां प्रश्न है कि टैगोर की शिक्षा की जिन कमियों के कारण बचपन में हम नाखुश थे, क्या वर्तमान में उन कमियों की पूर्ति कर ली गई है अथवा नहीं। आपके विचार तर्क सहित प्रस्तुत कीजिए। तो आपको यहाँ पर टैगोर की शिक्षा प्रणाली की जो कमियां हैं उनके बारे में विस्तार से वर्णन करना है, और वर्तमान में इस शिक्षा प्रणाली के क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या इसकी कमियां रही होंगी, इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से लिखना है। टैगोर को और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को याद रखना। अगला प्रश्न बी.आर. अम्बेडकर का ही है भैया, अगला प्रश्न बी.आर. अम्बेडकर का है। दोनों प्रश्नों को आप लोग रट के ले जाएंगे, मैं दावे के साथ में कहता हूँ प्रश्न एग्जाम में आएगा, दोनों आएंगे। ओके, और अगर कोई भी दूसरा आता है तो आप इनका मुद्दा छाप दीजिए, आपका प्रश्न गलत नहीं माना जाएगा। मैं आज भी कहता हूं, भले ही आप लोग कमेंट में मेरे विरोध में आप गलत लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपके हित की बात कर रहा हूं साथियों। अगर आप इन दोनों प्रश्नों में से आता है तो आप अच्छी बात है, अगर इनके अलावा भी आपको कोई भी डिफरेंट किसी भी दार्शनिक के बारे में प्रश्न आता है तो आप लोग इन दोनों में से आपको जो याद हो उसके बारे में लिख के आ जाइए। और जहाँ पे आपको
प्रश्न में जो नाम दिया गया उस नाम की जगह पर आप वही यूज करेंगे। जैसे आपको डॉक्टर अंबेडकर का एग्जाम में आ गया तो अच्छी बात है, टैगोर का आ गया तो अच्छी बात है। अगर कोई दूसरा आ गया, जैसे मान के चलते हो पाउलो फेरे के बारे में पूछ रहा है, तो आपको याद है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, तो आपको पाउलो फेरे का लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे, तो पाउलो फेरे के जगह जगह पर आपको पाउलो फेरे का नाम लिखना है और सिद्धांत आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिख देना है। कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं कर सकता, मैं आज लिख के देता हूं इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इलियच, इवान इलिच की डी स्कूलिंग की अवधारणा की व्याख्या करो तथा इसके पक्ष और विपक्ष के विचार प्रस्तुत कीजिए। मैं और भी आपको स्पष्ट कर दूं, आपका डर बिल्कुल खत्म कर दूंगा आज। अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरा रट करके चले जाएंगे ना साथियों, तो आपको जो जो प्रश्न वहां पर पूछे गए हैं आप इनके उत्तरों को छाप के आ जाओ बस। आपको कॉपी खाली नहीं रखनी है, मैं आपको इतना मोटिवेट कर रहा हूं, आपको कॉपी खाली नहीं रखनी है। कोई भी एग्जामिनर आपका एग्जाम नंबर नहीं काट सकता। अगला प्रश्न यही है कि इवान की जो इलियच है, इवान इलिच की डी स्कूलिंग की अवधारणा को व्याख्या करो और इसके पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिएगा, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर का। यहाँ पर भी 2 अथवा में प्रश्न है। वर्तमान में विद्यालय शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थी के संपूर्ण विकास में कितनी उपयोगी है, वे आत्मनिर्भर बनने में कितनी सहायक है, अपने विचार स्पष्ट कीजिएगा। 4 प्रश्न का नंबर है, याद रखना है आपको इस। उसके बाद में अगला है अथवा में कि रूसो के अनुसार मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है आपका लास्ट सेकंड 25, शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यचर्या के अंतर संबंध को विस्तार से स्पष्ट कीजिएगा। विस्तार से जब प्रश्न पूछा जाता है, निबंधात्मक जब प्रश्न पूछा जाता है, तो कम से कम आपको 200 से 300 शब्दों की व्याख्या करनी होगी। यानी कि आपको 2 से 3 पेज भी अगर आप भर के आगे, मैं पेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस प्रश्न पत्र के केवल 2 पेज हैं, तो आप लोग इस तरीके से 2 या 3 पेज भर के आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का और इस मॉडल पेपर का, आकलन के विभिन्न तरीकों को स्पष्ट करते हुए बालक की समझ के विकास में इनका योगदान स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि विद्यार्थी का मूल्यांकन उसके सामाजिक और स्तरीकरण में किस प्रकार की भूमिका निभाता है, स्पष्ट कीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा साथियों। ओके, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और याद रखना ये मॉडल पेपर 2016 का है साथियों, ठीक है। और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। राजहंस की 1 वीक सीरीज से ये लिया गया है। जिसके पास PDF पहुंच जाएगी वो इस प्रश्न के उत्तरों को ढूंढ कर अच्छे से याद कर लेना। ओके, 2016 का मॉडल पेपर ये। ओके, चलिएगा। कमेंट में कोई भी विद्यार्थी गलत बात नहीं लिखे, आपसे इतना हाथ जोड़ के निवेदन करना है मेरा। आपको मैं इतनी मेहनत से पढ़ाई करा रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपके लिए समय समय पर जानकारी दे रहा हूँ, तो इतना भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मुझे मोटिवेट कीजिएगा, हमारे चैनल को वायरल कीजिएगा, वीडियो को शेयर करके लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। और अगले पेपरों की भी आप लोग बरकरार तैयारी कीजिएगा। मैं लगातार प्रश्नों को जोड़ता जाऊँगा, प्रश्न पत्रों को। प्ले लिस्ट बनी हुई है आपके लिए चैनल पर, और हमारे ग्रुपों को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है ना। व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग टेलीग्राम को जरूर बनाएं। अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप, ठीक है ना। आप लोग वहाँ पर जुड़ करके और हमारी PDF और वीडियो को लगातार देखते रहिए, हर नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलता है। धन्यवाद।